अच्छा, बहुत बढ़िया। अच्छा ठीक है, बाय। आजकल के बच्चे हर टाइम फ़ोन पर ही लगे रहते हैं। बेटा, रेडिएशंस निकलती हैं इससे, और रेडिएशन से होता है कैंसर, मर आ जाओगे। बाकी हम तो समझा ही सकते हैं, आजकल के बच्चे सुनते ही कहाँ हैं। मॉम, आपको पता है रेडिएशंस क्या होती हैं? मॉम, रेडिएशन सिर्फ एक एनर्जी है जो कि एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करती है इन फॉर्म ऑफ वेव्स और पार्टिकल्स। तो ये तुम्हारे फ़ोन से भी तो नेगेटिव एनर्जी निकल रही है। इतना नेगेटिव माहौल कर रखा है इस घर का, चिड़चिड़े सुस्त बच्चे, ना काम के ना काज के। माँ, सेलफोन्स जो रेडिएशंस एमिट करते हैं वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के रेडियो फ्रिक्वेंसी रीजन में लाई करती हैं। बेटा, ये 2 शब्द अंग्रेजी के बोल के ना मुद्दे से मत भटकाओ। क्या है ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का रेडियो फ्रिक्वेंसी रीजन? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम एक फुल रेंज है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की, जो फ्रीक्वेंसी या वेवलेंथ से अरेंज कर दी जाती है। इससे क्या होता है कि स्पेक्ट्रम सेपरेट बैंड्स में डिवाइड हो जाता है और हर बैंड में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का एक अलग नाम होता है। जैसे भगवान एक ही है लेकिन उनके अलग अलग नाम हैं हर युग में। मेरी बेटी बिल्कुल मेरे पे गई है। वैसे ही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में हैं तो ये सब रेडिएशंस ही, लेकिन इनके नाम अलग हैं विद इन ईच बैंड। अब इसको बैंड इसलिए कह रहे हैं क्योंकि हर एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की कोई लोअर और अपर फ्रीक्वेंसी होगी विद इन विच उसका एक पर्टिकुलर नाम है। जैसे कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस विद फ्रीक्वेंसी रेंज ऑफ अराउंड 3 हर्ट्ज टू 300 मेगाहर्ट्ज कहलाती हैं रेडियो वेव्स। बेटा, वैसे ही समझाओ। माँ, जैसे भगवान त्रेता युग में श्री राम और द्वापर युग में श्री कृष्ण कहलाते हैं। तो कहने का मतलब है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के हर फ्रीक्वेंसी बैंड में उसकी अलग कैरेक्टरिस्टिक्स हैं कि जैसे कैसे वो प्रोड्यूस होती हैं, कैसे वो मैटर के साथ इंटरैक्ट करती हैं और क्या उनकी प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस हैं। तो ये जो तुम्हारे मोबाइल से रेडिएशंस निकलती हैं उसका नाम क्या है? रेडियो वेव्स, जो कि स्पेक्ट्रम के लो फ्रीक्वेंसी एंड में लाई करती हैं। इन सब में से इन्हीं की वेवलेंथ सबसे ज़्यादा और एनर्जी सबसे कम है। फिर आती हैं माइक्रोवेव्स, इंफ्रारेड, विजिबल, यूवी, एक्स रेज और एंड में आती हैं गामा रेज, जिनकी एनर्जी सबसे ज़्यादा, फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा और वेवलेंथ सबसे कम होती है। तो ये तो सभी के सभी कैंसिल कर देती होंगी? नहीं, सिर्फ ऐसी रेडिएशंस जिनमें सफिशेंटली हाई एनर्जी है कि जो एटम में से इलेक्ट्रॉन निकाल दे, उसको आयनाइज कर दे, मतलब एक न्यूट्रल एटम को आयन बना दे, पॉजिटिवली चार्ज्ड आयन कटायन बना दे। सिर्फ इसी तरह की रेडिएशंस, जिनको हम बोलते हैं आयनाइजिंग रेडिएशंस, उनसे हमें कैंसर होने का ज़्यादा खतरा होता है। तो रेडिएशन ने अगर एटम का इलेक्ट्रॉन निकाल दिया तो जो गया उसका गया, हमें कैंसर क्यों हो रहा है? मॉम, आपने सुना ही होगा दैट सेल्स आर द बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ ऑल लिविंग थिंग्स। हम सब सेल्स से बने हुए हैं और एक अडल्ट ह्यूमन बॉडी में ऐसे नियरली 30 ट्रिलियन सेल्स होते हैं और एक सेल में आगे नियरली 100 ट्रिलियन एटम्स होते हैं। अब एक सेल में इतने सारे एटम्स होते हैं, ये बात डाइजेस्ट करने के लिए आपको पढ़ना होगा मॉलिक्यूलर कॉम्पोजिशन ऑफ सेल्स। एक मॉलिक्यूल किसको कहते हैं? एक मॉलिक्यूल 2 या मोर ग्रुप ऑफ एटम्स जो कि केमिकल बॉन्ड्स से एक दूसरे से जुड़े रहते हैं। अट्रैक्टिव फोर्सेस, जिसे हम केमिकल बॉन्ड्स बोलते हैं, उससे एक साथ जुड़े रहते हैं। तब अगर मैं वाटर मॉलिक्यूल के बारे में बात करूं, इसमें 2 हाइड्रोजन एटम है जो कि बॉन्डेड है एक ऑक्सीजन एटम से। तो मैं क्या कहूँगी? इस पूरे को मैं वाटर मॉलिक्यूल कहूँगी। तो अगर मुझे मॉलिक्यूलर कॉम्पोजिशन ऑफ सेल्स समझ आ जाता है तो मुझे मॉलिक्यूल्स में जो एटम्स हैं वो दिखाई देने पड़ेंगे, जिससे कि आपको थोड़ा सा यकीन हो जाएगा कि मैं ये सही बोल रही हूँ। तो अगर बात करें कि हमारी बॉडी के एक सेल में, केवल एक सेल में क्या क्या है, तो वो क्या होगा? वाटर, इनऑर्गेनिक आयंस एंड ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स। सबसे पहले बात अगर करें वाटर की, तो ये सबसे ज़्यादा पाया जाता है। नियरली 70% और मोर ऑफ द टोटल सेल मास किसकी वजह से है? वाटर की वजह से। उसके बाद आते हैं आपके इनऑर्गेनिक आयंस। इसमें क्या होंगे? सोडियम, पोटासियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, फास्फेट, क्लोराइड एंड बाइकार्बोनेट आयंस। तो ये कॉन्स्टिट्यूट करेंगे आपके नियरली 1% और लेस ऑफ द सेल मास। जो थर्ड कैटेगरी है वो है ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स की। नाउ दीज आर द यूनिक कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ अ सेल। तो इनमें अगर आप ब्रॉडली देखें तो 4 कैटेगरीज में ये फर्दर सब डिवाइड हो जाएंगे। वो होंगे कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, न्यूक्लिक एसिड्स एंड लिपिड्स।
इनके बारे में आपने सुना ही होगा। न्यूक्लिक एसिड्स में क्या आ जाएगा आपका डीएनए एंड आरएनए, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड एंड राइबो न्यूक्लिक एसिड। और फोर्थ कैटेगरी होगी लिपिड्स, जो कि बेसिकली आपके फैटी एसिड्स होंगे। अब इन तीनों को, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स और न्यूक्लिक एसिड्स को मैं क्या कहूँगी, मैक्रोमोलिक्यूल्स। ये काफ़ी बड़े मॉलिक्यूल्स हैं जिसमें थाउजेंड्स ऑफ कोवेलेंटली बॉन्डेड एटम्स होंगे। जैसे इसमें तो 3 हैं, तो ये बहुत बड़े मॉलिक्यूल्स होंगे जिसमें थाउजेंड्स ऑफ एटम्स होंगे फर्दर। और ये मैक्रोमोलिक्यूल्स पॉलीमर्स हैं। पॉलीमर्स हैं किसके? ऑफ स्मॉलर मॉलिक्यूल्स कॉल्ड मोनोमर्स। तो मोनोमर मॉलिक्यूल क्या है? मोनोमर मॉलिक्यूल रिएक्ट्स विद अदर मोनोमर्स टू फॉर्म अ बिगर मॉलिक्यूल विच इज कॉल्ड अ पॉलीमर, एंड दिस प्रोसेस of formation of this polymer from these monomers is known as polymerization। तो अगर मैं बेसिक सब यूनिट की बात करूं कि ये जो कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स और न्यूक्लिक एसिड्स हैं, इनके मोनोमर मॉलिक्यूल्स क्या होंगे? कार्बोहाइड्रेट्स के होंगे सिंपल शुगर्स, प्रोटीन्स के होंगे अमीनो एसिड्स एंड न्यूक्लिक एसिड्स के होंगे न्यूक्लियोटाइड्स। और ये तीनों मैक्रोमोलिक्यूल्स दे कॉन्स्टिट्यूट फॉर अबाउट 80 to 90% ऑफ द ड्राई वेट ऑफ द सेल। ड्राई वेट ऑफ द सेल क्या हुआ कि पानी को निकाल के सेल में जितना भी वेट है उसका 80 to 90% जो वेट आता है वो इन्हीं मैक्रोमोलिक्यूल्स की वजह से है। और फोर्थ कैटेगरी है आपकी लिपिड्स। लिपिड्स आप ध्यान दें, ये पॉलीमर नहीं है, ये इन तीनों की तरह पॉलीमर नहीं है, बिकॉज इसका कोई मोनोमर यूनिट नहीं है जो आपस में रिएक्ट करके एक बड़ा सा लिपिड बना दें। तो दिस इज़ नॉट अ पॉलीमर। इनकी एग्जाम्पल क्या है? एक सिंपल फैटी एसिड्स। तो जो बाकी का सेल मास है वो आता है अदर स्मॉलर ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स और इन्हीं मैक्रोमोलिक्यूल से आगे बढ़ने वाले कुछ और ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स। तो अगर मोटा मोटी बात मैं कहूँ तो अगर हम बेसिक केमिस्ट्री ऑफ सेल की बात करें, दैट कैन बी अंडरस्टूड इन टर्म्स ऑफ द स्ट्रक्चर्स एंड फंक्शंस ऑफ दीज 4 बेसिक ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स। तो एक सेल एटम्स से बना हुआ, इसका थोड़ा सा आइडिया भी आपको लग गया होगा, बाकी का आइडिया अब लग जाएगा जब मैं बात करूंगी सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ दीज ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स की। तो मैं कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में बात करूं तो इनकी सिंपलेस्ट फॉर्म क्या है? मोनोसेकेराइड्स, जिसको आप सिंपल शुगर्स कहते हैं। तो मोनोसेकेराइड इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म है और कार्बोहाइड्रेट्स पॉलीमर है मोनोसेकेराइड्स का, इसी वजह से कार्बोहाइड्रेट्स को पॉलीसेकेराइड्स भी कहते हैं। ठीक है, तो मोनोसेकेराइड्स का जो जनरल फार्मूला है, जो बेसिक फार्मूला है वो है ये CH2ON। अब C स्टैंड्स फॉर कार्बो और H2O स्टैंड्स फॉर हाइड्रेट, तो दोनों के कॉम्बिनेशन से आपको क्या मिलेगा? कार्बोहाइड्रेट। तो इसका नाम भी इसी वजह से पड़ा है। अगर मैं यहाँ पे N = 6 रखूँ तो ये क्या बन जाएगा? ये ग्लूकोज का फॉर्मूला बन जाएगा। तो अब आपने ये स्ट्रक्चर देखा, इसमें 6 कार्बन एटम्स हैं और आपको क्या दिख रहा है? हाइड्रोजन एटम्स और ऑक्सीजन एटम्स। तो यहाँ पे इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म ये है और इनको ही अगर फर्दर, ये मोनोमर मॉलिक्यूल है, ये फर्दर आपस में रिएक्ट करके एक बड़ा सा मॉलिक्यूल बनाएंगे जिसमें ऐसे थाउजेंड्स ऑफ एटम्स होंगे। तो वो मैक्रो मॉलिक्यूल बेसिकली कार्बोहाइड्रेट है। तो उसका एक बेसिक छोटे वाला सब यूनिट मैंने आपको दिखाया है, जिसे कहते हो आप मोनोसेकेराइड्स, सिंपलेस्ट फॉर्म। तो अब बात कर लेते हैं लिपिड्स की। तो लिपिड्स मैंने बताया कि ये पॉलीमर्स नहीं है, इनका कोई मोनोमर यूनिट नहीं है। तो इनकी सिंपलेस्ट फॉर्म क्या है? फैटी एसिड्स। तो अगर मैं फैटी एसिड्स के एग्जांपल्स की बात करूं तो ये जनरली क्या होंगे? लॉन्ग हाइड्रोकार्बन चेन्स होंगी। कार्बन एटम्स कितने होंगे? नियरली 16 to 18। और एक एंड पे क्या होगा? कार्बोक्सिल ग्रुप, ये COO-, दिस इज कार्बोक्सिल ग्रुप, CARBOXYL। ठीक है, तो अगर 16 कार्बन एटम्स है ये होगा पाल्मिटेट, और अगर यहाँ पे ये जो कार्बन एटम्स हैं ये है 18 तो दैट विल बी स्टीरेट। ओलेट और स्टीरेट में क्या फ़र्क है कि यहाँ पे बीच में एक आपको सिंगल की बजाय डबल कार्बन बॉन्ड मिलेगा 2 कार्बन एटम्स के बीच में, तो वो हो जाएगा ओलेट। तो ये लिपिड्स की एग्जांपल मैंने बताई। अब आपको इसमें क्या दिख गए? फिर से कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन एटम्स यहाँ भी दिख गए। नेक्स्ट हम बात करते हैं न्यूक्लिक एसिड्स के, जो कि हैं आपके DNA और RNA, और इनका जो मोनोमर मॉलिक्यूल होगा वो क्या होंगे? न्यूक्लियोटाइड्स। तो मतलब न्यूक्लिक एसिड्स न्यूक्लियोटाइड्स के पॉलीमराइजेशन से बने हैं। अब न्यूक्लियोटाइड का अगर बेसिक स्ट्रक्चर में उसके बारे में बात करूं तो वो क्या होगा? दैट विल कंसिस्ट ऑफ अ पेंटोस शुगर। ये आपको 1 2 3 4 5 कार्बन एटम्स दिख रहे हैं।
तो ये मोनोसेकेराइड सिंपल शुगर होगी विच इज़ फर्दर कनेक्टेड टू नाइट्रोजन कंटेनिंग बेस एंड अ फॉस्फेट ग्रुप। तो ये बेसिक स्ट्रक्चर होगा आपका न्यूक्लियोटाइड्स का, और इन्हीं से आगे इन्हीं के जो 3D स्ट्रक्चर आगे बहुत बड़े बड़े होंगे आपस में रिएक्ट करके, तो वो क्या बनेगा, न्यूक्लिक एसिड। तो अब यहाँ आपको कौन कौन से एटम्स दिख रहे हैं, कार्बन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, फॉस्फोरस एंड नाइट्रोजन। लास्ट में बात करते हैं प्रोटीन्स की। प्रोटीन्स किससे बने हैं, अमीनो एसिड्स के। तो देयर आर 20 डिफरेंट अमीनो एसिड्स। तो अगर मैं जनरल स्ट्रक्चर एक अमीनो एसिड का अगर डिस्कस करूं तो वो क्या होगा, दैट विल कंसिस्ट ऑफ एन अल्फा कार्बन एटम। ये अल्फा कार्बन एटम दैट इज बॉन्डेड टू अ कार्बोक्सिल ग्रुप COOH एंड एन अमीनो ग्रुप NH2। और यहाँ पे एक हाइड्रोजन एटम होगा, और जो ये R चेन है ये दैट इज डिस्टिंक्टिव R चेन। और इसी साइड चेन के अलग होने से आपको 20 डिफरेंट अमीनो एसिड्स मिलेंगे जिनकी अपनी डिस्टिंक्टिव प्रॉपर्टीज़ होंगी, जो कि डिसाइड करेंगे द रोल ऑफ ईच अमीनो एसिड इन प्रोटीन स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। तो ये एक सेल का मॉलिक्यूलर कॉम्पोजिशन था। तो हर सेल का नियरली इसी तरह का मॉलिक्यूलर कॉम्पोजिशन होगा, जिसमें फर्दर आपको एटम्स दिखाए मैंने। तभी मैंने कहा कि एक सेल में नियरली 100 ट्रिलियन एटम्स होते हैं, और एक ह्यूमन बॉडी में ऐसे नियरली 30 ट्रिलियन सेल्स होते हैं। और आयनाइजिंग रेडिएशन मैंने आपको बताया ही कि किसी एक एटम से इलेक्ट्रॉन निकालने में सक्षम है। तो सिर्फ ऐसी रेडिएशन से हमें कैंसर होने का खतरा ज़्यादा होता है। तो बेटा एटम की आयनाइजेशन से कैंसर क्यों होता है, कैंसर होता कैसे है? कैंसर इज कॉज्ड बाय चेंजेस टू डीएनए अभी मैंने बताया आपको, कहाँ पढ़ा था कि अगर मैं एक सेल के बारे में बताऊं कि उसके अंदर क्या क्या है, तो आपने देखा था उसके अंदर ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स भी हैं, जिसमें फर्दर मैंने कहा था कि न्यूक्लिक एसिड्स होते हैं, यही आपके डीएनए और आरएनए होते हैं। तो आपको पता चला सेल में है कहीं ना कहीं। अब इसको फर्दर थोड़ा सा डीएनए की फील देते हैं आपको कि कहाँ जाके मिलेगा ये। अब सेल्स दो तरह के होते हैं, यूकैरियोटिक एंड प्रोकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक सेल्स में कोई न्यूक्लियस नहीं होगा, बट इंस्टेड यू विल फाइंड अ न्यूक्लियोइड रीजन, और इसी न्यूक्लियोइड रीजन में आपका डीएनए कंडेंस्ड होगा, डीएनए होगा। अब यूकैरियोटिक सेल्स में क्या होगा, इनमें एक वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होगा, और उसी न्यूक्लियस में आपको डीएनए मिलेगा। तो इन दोनों का डिफरेंस ये है। तो हम बात करेंगे यूकैरियोटिक सेल्स की, बिकॉज ह्यूमन बींग्स आर यूकैरियोट्स। हमें इसी तरह के सेल्स होते हैं जिनमें न्यूक्लियस होता है, हर सेल में न्यूक्लियस होगा, और उसी न्यूक्लियस में होगा डीएनए। तो ह्यूमन बॉडी के एक सेल में होगा न्यूक्लियस। वाई? बिकॉज ह्यूमन बींग्स आर यूकैरियोट्स। इस तरह के सेल्स हैं जिनमें न्यूक्लियस हो, और एक न्यूक्लियस में आपको मिलेंगे कुछ क्रोमोसोम्स, और आगे एक क्रोमोसोम में एक डीएनए मॉलिक्यूल होगा। बेटा अब ये क्रोमोसोम क्या है? कमाल है, आप ही ने तो ये हमें दिया है। बेटा अक्ल तो हम आपको दे नहीं पा रहे, क्रोमोसोम कैसे दे दिया? तो माँ, क्रोमोसोम्स आर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स लोकेटेड इनसाइड द न्यूक्लियस ऑफ एवरी सेल ऑफ द ह्यूमन बॉडी। अब एक क्रोमोसोम की अगर मैं बात करूं तो उसमें एक डीएनए मॉलिक्यूल होगा जो कि लिपटा हुआ होगा अराउंड स्पूल लाइक प्रोटीन्स कॉल्ड हिस्टोन्स। स्पूल लाइक मतलब कुछ इस तरह से, कि मतलब स्पूल मतलब एक सिलेंड्रिकल शेप इस तरह से, जिसके अराउंड आप कुछ वाउंड कर सकते हो, ठीक है, कुछ रैप किया हुआ है। तो होगा क्या, ये जो रील्स हैं इनको मैं क्या कह रही हूँ, इनको मैं कह रही हूँ प्रोटीन्स। इनकी शेप कैसी है, स्पूल लाइक। तो इन प्रोटीन्स का नाम है हिस्टोन्स। तो ये काफ़ी सारे हिस्टोन्स के अराउंड एक डीएनए मॉलिक्यूल टाइटली रैप किया गया होगा, काफ़ी टाइटली वाउंड हुआ होगा। तो ये पांचों की पांचों थ्रेड्स इस वक्त रिप्रेजेंट कर रही हूँ मैं डीएनए का एक पूरा मॉलिक्यूल, जो कि रैप हुआ है अराउंड स्पूल लाइक प्रोटीन्स कॉल्ड हिस्टोन्स। तो ये कुछ इस तरह का अरेंजमेंट होगा। तो इस पूरी चीज़ को, जिसमें एक पूरा डीएनए मॉलिक्यूल आ गया और काफ़ी सारे प्रोटीन्स आ गए जो कि हिस्टोन्स हैं, इस पूरे को मैं क्या कह रही हूँ, एक क्रोमोसोम। तो एक क्रोमोसोम में क्या है, एक डीएनए मॉलिक्यूल। ये सारी की सारी जो थ्रेड्स हैं ये पूरा का पूरा एक डीएनए मॉलिक्यूल है, और ये जो स्पूल लाइक प्रोटीन्स है, ये जो रील्स हैं, ये क्या है, हिस्टोन्स। तो इसको मैंने कहा क्रोमोसोम। इसका मतलब क्या हुआ कि एक सेल में जितने नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होंगे उतने ही नंबर ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल्स भी होंगे।
तो इस अरेंजमेंट का अपना एक सिग्निफिकेंस है। बिना इसके जो डीएनए मॉलिक्यूल्स होंगे वो एक सेल में फिट ही नहीं कर सकते। फॉर इंस्टेंस, अगर मैं एक सेल के सभी 46 डीएनए मॉलिक्यूल्स को हिस्टोन्स से अनवाउंड कर दूं और एंड टू एंड प्लेस कर दूं, तो इनकी जो लेंथ होगी, टोटल लेंथ, वो क्या हो जाएगी, वो 6 फीट के अराउंड हो जाएगी। मतलब ये एक सेल में तो क्या, मेरी एक पूरी बॉडी में भी फिट नहीं होंगे। तो मैं बात कर रही थी एक क्रोमोसोम के बारे में, जिसमें एक पूरा डीएनए मॉलिक्यूल होगा जो कि टाइटली कॉइल्ड या रैप्ड है अराउंड स्पूल लाइक प्रोटीन्स कॉल्ड हिस्टोन्स। इनकी शेप सिलेंड्रिकल है, स्पूल टाइप है, तो इसको हिस्टोन्स कह रहे हो आप प्रोटीन्स को। एक पूरे अरेंजमेंट को आपने क्या कहा, एक क्रोमोसोम। और एक सेल के अंदर ऐसे 46 क्रोमोसोम्स हैं। तो 46 क्रोमोसोम्स हैं, इसका मतलब क्या है, 46 ही डीएनए मॉलिक्यूल्स भी होंगे एक सेल में। तो ये जो 46 क्रोमोसोम्स हैं, दे एग्जिस्ट इन अ पेयर ऑफ 23, जिनमें से 23 आते हैं फादर से, 23 आते हैं मदर से। अब इन 23 में से भी जो 22 पेयर्स हैं, जो ये 22 पेयर्स हैं, ये जो क्रोमोसोम्स हैं, इनको क्या कहते हैं आप, ऑटोसोम्स। और जो 23rd पेयर है, 23rd पेयर को आप क्या कहते हो, सेक्स क्रोमोसोम या एलोसोम। तो ये दो तरह के होते हैं, एक्स या वाई। सेक्स क्रोमोसोम, इसका नाम इसलिए ये है क्योंकि यही क्रोमोसोम एक पर्सन का जेंडर डिसाइड करता है कि वो लड़का होगा या लड़की। मतलब तुम लड़की हो, ये आधा डिसाइड मेरी वजह से हुआ है। माँ तो जननी है, माँ ने कभी लड़का लड़की में फ़र्क नहीं किया। आपकी वजह से सिर्फ यही डिसाइड हुआ था कि इंसान होगा, पर वो इंसान लड़की होगी, इस बात पे स्टैम्प पापा की वजह से लगी है। चल झूठी, वो तो तू मुझसे थोड़ा सा ज़्यादा प्यार करती है ना, इसलिए बोल रही है। तेरे पापा ने तो मुझे आज तक 2 सूट में से नहीं डिसाइड करके बताया कौन सा लेना है। तुम अपनी बात तो छोड़ ही दो। माँ, ये जो 2 तरह के एलोसोम्स है ना, एक्स और वाई, अगर किसी इंसान के हर सेल में जो 23rd पेयर है क्रोमोसोम का वो XX हो, तो वो इंसान फीमेल होता है। अगर किसी इंसान के हर सेल में 23rd पेयर क्रोमोसोम का XY हो, तो वो मेल होता है। मतलब आपकी बॉडी के हर सेल में 23rd क्रोमोसोम है XX और पापा के है XY। आपकी वजह से किसी भी हाल में मुझे X ही मिलना था। पापा की वजह से X मिलने से ये तय हुआ कि मैं लड़की हूँ। अगर पापा की तरफ से X की जगह Y क्रोमोसोम मिला होता तो मैं लड़का होती। छोड़ परे Y को, हमारी छोरी छोरों से कम है क्या? तुम तो हमें छोरों से थोड़ी सी ज़्यादा ही लगती हो। भगवान अकल दे ऐसे लोगों को जो लड़की होने की खुशी नहीं मनाते और ऐसा होने पर उल्टा लड़की की माँ को कोसते हैं कि तेरी वजह से लड़की हुई है। बाकी बेटा ये तो सोच की बात है, जो अच्छा होने के लिए पढ़ा लिखा होना ज़रूरी नहीं मांगती। बाकी लड़का लड़की में कोई फ़र्क थोड़ी है। मम्मी रहने दो, बहुत फ़र्क है। एक्स क्रोमोसोम का साइज़ नियरली 3 गुना बड़ा है वाई क्रोमोसोम से। और फीमेल्स में ये जो एलोसोम क्रोमोसोम्स हैं, दे फॉर्म अ परफेक्ट पेयर, सेम साइज़ के हैं। लेकिन मेल्स में एक्स क्रोमोसोम इज़ नॉट परफेक्टली पेयर्ड टू द वाई क्रोमोसोम बिकॉज ऑफ द स्मॉल साइज ऑफ दिस वाई क्रोमोसोम एज कम्पेयर टू एक्स क्रोमोसोम। अब डीएनए तो एक केमिकल स्ट्रक्चर है जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन स्टोर करता है, वाइल जीन्स आर स्मॉल डीएनए स्ट्रेचेस जो कि एक स्पेसिफिक ट्रेट, लक्षण, विशेषता वो डिटरमिन करते हैं। जीन्स रेफर टू अ पर्टिकुलर सेगमेंट ऑफ डीएनए जिसमें प्रोटीन प्रोड्यूस करने के लिए स्पेसिफिक जेनेटिक कोड होता है। अभी जो प्रोटीन कोडिंग सीक्वेंसेस हैं एक जीन्स में, इसको फर्दर आप स्मॉलर पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, जिसमें जो कोडिंग सीक्वेंस है इसको आप कहते हो एक्सॉन्स एंड दे आर सेपरेटेड बाय नॉन कोडिंग सीक्वेंसेस विच आर नोन एज इंट्रॉन्स। तो जीन्स में एक तरह से इंस्ट्रक्शंस होती हैं जो आपके सेल को बताती हैं कि कैसे वर्क करना है और ग्रो करना है। तो जीन्स आप समझ लो कि एक बेसिक यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस है जो पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग को पास ऑन होते हैं, और इसी में वो इंस्ट्रक्शंस होती हैं कैसी, आपकी फिजिकल और बायोलॉजिकल ट्रेट्स की, कि किस तरह की आपकी अपीयरेंस होगी और हरकतें होंगी। छोटी छोटी हरकतें जो आपके पेरेंट्स पर जाती हैं वो इसी की वजह से। तो जीन्स में बेसिक इन्फॉर्मेशन होगी उनकी, तो वो सेल्स में आगे इंस्ट्रक्शंस के रूप में पास ऑन होती है जो कि उनको कंट्रोल करते हैं, उनकी सेल्स की वर्किंग को और उनकी ग्रोथ को। तो उसी से लेटर ऑन जब ये सेल्स डिवाइड करते हैं तो एक इंडिविजुअल ह्यूमन बीइंग बनता है, उसकी अपनी यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स और पर्सनैलिटी होती है। तो हर इंसान यूनिक है,
इसीलिए कभी खुद को किसी से कंपेयर ना करें और ना किसी को करने दें। तो थाउजेंड्स ऑफ जीन्स कैन बी फाउंड विद इन अ सिंगल डीएनए मॉलिक्यूल। एक डीएनए मॉलिक्यूल में ऐसे हज़ारों जीन्स हो सकते हैं, ठीक है। अब एक क्रोमोसोम में एक डीएनए मॉलिक्यूल होता है, ठीक है। अगर मैं बात करूं 23rd पेयर की, 23rd पेयर में क्या होंगे, XX या XY होंगे। अगर मैं फीमेल की बात करूं तो वो ये है, मेल ये है। अब X क्रोमोसोम का साइज़ 3 गुना ज़्यादा बड़ा है Y क्रोमोसोम से, तो X क्रोमोसोम में ऐसे 900 to 1400 जीन्स है और Y क्रोमोसोम में सिर्फ 70 से 200 जीन्स ही हैं, काफ़ी जीन्स कम हैं। बेटा आदमियों के तो जीन्स हमसे बहुत कम रह गए, तभी भगवान ने भी माँ का दर्जा सबसे ऊपर रखा है। आज बेटा मुझे मुंशी प्रेमचंद जी की पंक्तियाँ याद आ रही हैं, आज ही तो मैं समझ पाई हूँ। तेरे पापा तो नहीं सुन रहे? उन्होंने लिखा था कि पुरुष में थोड़ी सी पशुता होती है जिसे वह इरादा करके भी हटा नहीं सकता, और यही पशुता उसे पुरुष बनाती है। विकास के क्रम से वह स्त्रियों से पीछे है। जिस दिन वह पूर्ण विकास को पहुँचेगा वह भी स्त्री हो जाएगा। वात्सल्य, स्नेह, कोमलता, दया, इन्हीं आधारों पर तो सृष्टि थमी हुई है और यह स्त्रियों के गुण हैं। यही तो जीन्स रह गए उनमें। की हाँ मैं सुन लिया, हाँ तो अच्छा ही है ना। बेटा आज मैं समझ गई कि आयनाइजिंग रेडिएशंस इंटरैक्ट कर सकती है हमारे डीएनए के किसी एटम से, जिसका आयनाइजेशन होने की वजह से डीएनए में हो जाते हैं कुछ चेंजेस, और इसी के कारण कैंसर होता है। तो कैंसर इज कॉज मेनली बिकॉज ऑफ द चेंजेस टू द डीएनए, जिसका सीधा सीधा मतलब है चेंजेस टू द जीन्स। और जीन्स में ही तो बेसिक इन्फॉर्मेशन थी कि कैसे आपके सेल को फंक्शन करना है, स्पेशली कि कैसे उसको ग्रो या डिवाइड करना है। अब आप देख लो कि अगर डीएनए अगर डैमेज हुआ है किसी सेल का, तो इसका मतलब जो जीन्स में बेसिक इन्फॉर्मेशन थी सेल को ग्रो या डिवाइड करने की, उसमें कहीं ना कहीं दिक्कत आनी शुरू हो गई है। तो जो नॉर्मल सेल्स होते हैं, नॉर्मल सेल्स जिसमें डीएनए डैमेज नहीं हुआ होता, वो एक तरह से काफ़ी ओबीडियंट होते हैं। कैसे कि मतलब अगर उनको इंस्ट्रक्शन मिलेगी कि ग्रो करना है वो तभी ग्रो करेंगे, उनको इंस्ट्रक्शन मिलेगी कि ग्रोथ बंद कर दो तो वो रुक जाएंगे। यहाँ तक कि अगर उनको कहो कि अगर आप मर जाओ तो वो मर जाएंगे। तो एक तरह से ये स्लीपर सेल्स हैं, उनको जो इंस्ट्रक्शंस मिलेगी उन्होंने उसी तरह से आगे चलना है। लेकिन जो कैंसरस सेल्स होंगे, तो जो डैमेज हो चुके हैं, जिसका डीएनए डैमेज हो चुका है, वो क्या होगा, वो अब एक तरह से क्या होगा, कंट्रोल से बाहर आ गए। उनको कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, उनके जीन्स में दिक्कत होने की वजह से कोई इन्फॉर्मेशन एक कंट्रोल करने वाली उनको नहीं रही। ये हो गए आज़ाद, इनको कोई नहीं समझा रहा कि कब ग्रो करना है, कब रुकना है, कब मरना है। ये अपनी मस्ती में क्या कर रहे हैं, बढ़ते ही चले जा रहे हैं, अपना ग्रो करी जा रहे हैं, इनको पता नहीं स्टॉप कब लगाना है, ठीक है। तो एक तरह से ये अनकंट्रोल्ड वे में ग्रो करेंगे। तो कैंसर इज़ अ डिसीज़ जिसमें बॉडी के कुछ सेल्स अनकंट्रोल्ड वे में ग्रो होना शुरू करते हैं एंड दे स्प्रेड टू अदर बॉडी पार्ट्स। अब क्या होता है कि जो बॉडी है वो जनरली एलिमिनेट कर देती है ऐसे सेल्स कि जिनका डीएनए डैमेज हो चुका है, लेकिन बॉडी की ऐसे करने की जो कैपेबिलिटी है वो विद एज डिक्रीज, घटती चली जाती है। तो उससे क्या होता है कि जो कैंसर होने की जो प्रोबेबिलिटी है वो लेटर एज, जब आप ओल्ड होते हैं तब होने की ज़्यादा चांसेस बढ़ जाते हैं एज़ कम्पेयर टू व्हेन वी आर यंग। तो बेटा आयनाइजिंग रेडिएशंस की एनर्जी कितनी होती है जो हमारी जान के पीछे पड़ी है? रफली स्पीकिंग तो रेडिएशंस विद एनर्जीज अबव अबाउट 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स आर आयनाइजिंग। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में से फटाफट बताएं इनमें से कौन कौन से वाली आयनाइजिंग है? इनमें से गामा रेज, एक्स रेज एंड हाई फ्रिक्वेंसी यूवी रेज, बस यही आयनाइजिंग है, बाकी सारी नॉन आयनाइजिंग है। बाकी सारी में मतलब उतनी एनर्जी नहीं है जो कि एक एटम से इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल दे, मतलब आयनाइजेशन नहीं करवा सकती। बाकी बेटा ऐसा तुमको लगता है क्योंकि तुम फ़ोन यूज़ करना चाहती हो, लेकिन मेरी एक बात याद रखना, एकता में बहुत शक्ति होती है। जिस दिन ये काफ़ी सारे रेडिएशंस इकट्ठी निकली ना तुम्हारे फ़ोन से, फिर तो तुम्हारा आयनाइजेशन हो ही जाना है किसी दिन। तो बेटा हम क्या करेंगे? माँ आयनाइजेशन का होना सिर्फ पार्टिकल या वेव की एनर्जी पे डिपेंड करता है, उनके नंबर पे नहीं। अगर पार्टिकल या वेव की उतनी एनर्जी है ही नहीं जो आयनाइजेशन करवाने के लिए चाहिए, तो फिर ये पार्टिकल्स या वेव्स कितनी भी तादाद में एक साथ इकट्ठे क्यों ना आ जाएं, तो भी ये तब तक आयनाइजेशन नहीं करवा सकते जब तक कि ये बॉडी का टेम्परेचर उतना ना रेज कर दे टू अ पॉइंट कि उसका थर्मल आयनाइजेशन होना स्टार्ट हो जाए।
थर्मल आयनाइजेशन को हम सरफेस या कॉन्टैक्ट आयनाइजेशन भी कहते हैं। ये एक फिजिकल प्रोसेस है। इसमें क्या होता है कि रेडिएशंस इतनी ज़्यादा एनर्जी डिपॉजिट करवा देती हैं कि जिससे बॉडी का टेम्परेचर इतना ज़्यादा रेज हो जाता है कि जो एटम्स हैं दे नॉक इनटू वन अनदर एंड रिप ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, जिससे थर्मल आयनाइजेशन कहा जाता है। ठीक है, तो ये नॉन आयनाइजिंग रेडिएशंस ज़्यादा टेम्परेचर डिपॉजिट करवा के इनडायरेक्टली करवा रही हैं, वाइल आयनाइजिंग रेडिएशंस डायरेक्टली आयनाइजेशन कर देती हैं। लेकिन इस प्रोसेस को होने के लिए एक्सट्रीम रेडिएशन इंटेंसिटीज चाहिए जो कि आमतौर पर नहीं होती। देखा, अपना पॉइंट प्रूव करने के लिए बच्चे किसी भी हद तक जा सकते हैं। पूरी अपने पापा पे गई है। मैं बता तो रही हूँ कि नॉन आयनाइजिंग रेडिएशंस कैपेबल हैं कि वो थर्मल आयनाइजेशन करवा दें, लेकिन जहाँ आयनाइजिंग रेडिएशन का सिर्फ एक ही पार्टिकल काफ़ी है आयनाइजेशन करवाने के लिए, वहीं नॉन आयनाइजिंग रेडिएशंस को काफ़ी सारी संख्या में, काफ़ी सारी तादाद में एक साथ एकजुट होके काफ़ी ज़्यादा टेम्परेचर उस बॉडी का रेज करवाना होगा जिससे कि थर्मल आयनाइजेशन की नौबत आ जाए। और मेरे मोबाइल फ़ोन यूज़ करने से आमतौर पर इस तरह की सिचुएशन नहीं आती। रेडियो फ्रिक्वेंसीज इस तरह से इतना ज़्यादा टेम्परेचर मेरा रेज नहीं कर देंगी कि थर्मल आयनाइजेशन की नौबत आ जाए। तो नॉन आयनाइजिंग रेडिएशंस को आयनाइजिंग रेडिएशन से कहीं ज़्यादा एनर्जी डिपॉजिट करवानी पड़ेगी एक साथ मिलके, काफ़ी सारे पार्टिकल्स एक साथ मिलके, और आयनाइजिंग रेडिएशन से बहुत ज़्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी अगर ये डिपॉजिट करवा सकेंगे तब जाके एक टेम्परेचर इतना ज़्यादा रेज होगा कि ये नौबत आ जाए। जैसे इन अ फ्लेम आयनाइजेशन ऑफ एयर एटम्स अकर्स बिकॉज ऑफ दिस थर्मल आयनाइजेशन, और अमाउंट ऑफ दिस आयनाइजेशन विल बी डिपेंडेंट अपॉन कि जो फ्लेम का टेम्परेचर कितना है। बेटा, आग लगाने में तो तुम बहुत तेज़ हो, मुझे कोई ऐसी एग्जाम्पल दिखाओ जो मुझे आंखों से दिखे। जैसे कुकिंग, ब्रॉयलिंग टाइप कुकिंग, इसमें क्या होता है कि जो फूड है वो एग्रेसिवली हम कुक करते हैं, हीट करते हैं, और जो हीट का सोर्स है वो फूड के नीचे नहीं ऊपर होता है, और ये यूज़ करते हैं नॉन आयनाइजिंग रेडिएशंस जो कि हैं इंफ्रारेड रेडिएशंस टू कुक फूड। अब क्या होता है, जब फूड कुक होता है तो वो ब्राउन हो जाता है, और ब्राउन कब होता है, ये जो रिएक्शन है ब्राउन होने का दिखना, ब्राउनिंग रिएक्शन, ये कब स्टार्ट होता है, जब थर्मल आयनाइजेशन फूड का हो जाता है, कि जब इंफ्रारेड रेडिएशन से हीट होने से फूड का टेम्परेचर इतना बढ़ जाता है कि उसका आयनाइजेशन हो जाए, थर्मल आयनाइजेशन टेम्परेचर की वजह से, और तभी फूड ब्राउन दिखना शुरू होता है। बेटा, इतने सालों से हम खाना नीचे से पका रहे हैं और आज आप हमें कुकिंग सिखा रहे हैं, वो भी उल्टी। तभी हम सोचें आज तक तुम्हें खाना बनाना क्यों नहीं आया, तुम्हारा दिमाग ही उल्टा चलता है बेटा। मतलब नॉन आयनाइजिंग रेडिएशंस कुछ कंडीशंस में बर्न्स वगैरह कर सकती हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स को, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। लेकिन 2011 में वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की इंटरनेशनल एजेंसी फॉर रिसर्च ऑन कैंसर ने 31 मई को एक स्टेटमेंट रिलीज़ किया था जिसमें उन्होंने रेडियो फ्रिक्वेंसी वेव्स को उन लिस्ट ऑफ थिंग्स में ऐड किया था जो पॉसिबली कार्सिनोजेनिक है टू ह्यूमंस। देखा, मुझे तो पहले ही शक था। बेटा, अभी के अभी इस फ़ोन को आग लगा दो। माँ देखो, पॉसिबली कार्सिनोजेनिक टू ह्यूमंस ग्रुप 2B लिखा हुआ है, और ग्रुप 2B में डालने का क्या मतलब है कि लिमिटेड एविडेंस है कार्सिनोजेनिसिटी का इन ह्यूमंस एंड लेस देन सफिशिएंट एविडेंस इन एक्सपेरिमेंटल एनिमल्स। दूसरी लाइन भी तो पढ़ो। It may also be used when there is inadequate evidence of carcinogenicity in humans, but there is sufficient evidence of carcinogenicity in experimental animals. पर मम्मा inadequate evidence in humans है, पर जानवरों में तो है ना। तुम अपनी बात करो। माँ, अगर आप थर्ड लाइन भी पढ़ो ना तो कुल मिला के जो एजेंट है दैट इज़ रेडियो फ्रिक्वेंसी वेव्स, वो पॉसिबली कार्सिनोजेनिक है टू ह्यूमंस। अभी तक कोई ऐसा पक्का ठोस सबूत नहीं मिला कि ये कैंसर करती हैं। बाकी इफ़ेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस, इस पे बहुत सारी साइंटिफिक स्टडीज़ होती रहती हैं और आगे भी होती रहेंगी। देखा, अपनी बातें कन्विंस करने के लिए जान देने को तैयार है बच्चे। भाई, हमारा ज़माना बहुत बढ़िया हुआ करता था। एंटरटेनमेंट के नाम पे एक रेडियो हुआ करता था, एक गहरी सी आवाज़ आती थी, ये आकाशवाणी है। तो माँ, वो आकाश से वाणी ऐसे ही थोड़ी आ जाती होती थी, वो भी तो ये रेडियो वेव्स ही यूज़ किया करते थे। मतलब ये विनाश तब से चला आ रहा है। अब मासूम छोटे छोटे बच्चे मतलब टीवी का सिग्नल पकड़ने के लिए भी एंटीना पकड़ पकड़ के घुमाते थे। हमें क्या पता था, अब अपनी मौत का सिग्नल पकड़ रहे। मम्मी यार, कुछ भी आपको सिंपल लैंग्वेज में समझाती हूँ कि एंटीना करता क्या है। बेटे, एंटीना, हाँ हाँ वही।
एंटेना एक मेटल रॉड या डिश है जो कि कैच करता है रेडियो वेव्स को और उनको बदल देता है किसमें, इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में, जो फर्दर फीड कर दिए जाते हैं आपके टेलीविज़न, रेडियो या फ़ोन में। तो जब एंटेना इस पर्पस के लिए यूज़ होता है, रेडियो वेव्स टू इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स, तो उसको रिसीविंग एंटेना बोल देते हैं, रिसीवर बोल देते हैं। अब रिसीव क्या करोगे जब कुछ ट्रांसमिट हुआ होगा, तो ट्रांसमीटर एक डिफरेंट तरह का एंटेना है जो कि रिसीवर से बिल्कुल अपोजिट काम करता है। तो ट्रांसमिटिंग एंटेना जो है वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को रेडियो वेव्स में कन्वर्ट कर देता है। जैसे आप मान लो कि आप किसी रेडियो स्टेशन के बॉस हो और आपको अपने प्रोग्राम्स ट्रांसमिट करवाने हैं, तो आप कैसे करोगे? आपको एक माइक्रोफोन चाहिए होगा जिससे आप साउंड कैप्चर करवाएंगे रेडियो जॉकीज़ की, और माइक्रोफोन क्या करेगा, ये एक डिवाइस है जो कि साउंड वेव्स को इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में कन्वर्ट कर देगा। आप इस इलेक्ट्रिकल सिग्नल की पावर बढ़ा देंगे क्योंकि आप चाहते हैं कि आपके सिग्नल्स दूर तक ट्रैवल करें, तो पावर बढ़ाने के बाद आप इस एनर्जी को, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को एक तरह से फ्लो करवाएंगे थ्रू अ टॉल मेटल एंटेना, ठीक है। और उस मेटल एंटेना में होंगे इलेक्ट्रॉन्स जो कि फ्लो करेंगे फिर। तो करंट आप जानते हैं कि फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की वजह से होता है। जैसे जैसे ये इलेक्ट्रॉन्स एंटेना के अलॉन्ग आगे पीछे मूव करते हैं, दे क्रिएट इनविजिबल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इन द फॉर्म ऑफ रेडियो वेव्स। अब ये वेव्स पार्टली इलेक्ट्रिक हैं और पार्टली मैग्नेटिक हैं, और ये ट्रैवल करती हैं बाहर की तरफ एट ए स्पीड ऑफ लाइट, टेकिंग योर रेडियो प्रोग्राम्स विद देम। और कुछ मील दूर बैठे हुए जब कोई अपना रेडियो ऑन करता है, तो जो रेडियो वेव्स आपने ट्रांसमिट करवा रखी थी वो फ्लो करेंगी थ्रू द रिसीविंग मेटल एंटेना और उसके इलेक्ट्रॉन्स को आगे पीछे मूव करेंगी, और इस मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन से जनरेट होगा इलेक्ट्रिक करंट, और इसी करंट सिग्नल को रेडियो, जो कि आपका रिसीवर है, रेडियो में लगे इलेक्ट्रिक कंपोनेंट्स कन्वर्ट कर देते हैं इनटू साउंड जो सुनी जा सकती है। कमाल है भाई, हम तो भोले भाले से थे, हमें तो लगता था रेडियो में छोटे छोटे लोग बैठे हुए हैं। बड़े होके तेरे पापा के घर के कलेश ने वैसे दिमाग खा लिया। तो बेटा रेडियो वेव्स तो मतलब इंसान आर्टिफिशियली खुद इमिट करवा रहे हैं। रेडियो ट्रांसमीटर इमिट करता है ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक करंट, अभी तुमने बताया, और ये ट्रांसमीटर कनेक्टेड होता है एंटीना से, और एंटीना ये पावर रेडिएट करता है एज रेडियो सिग्नल्स। तो ये सब अगर हम ना भी करें तो दुनिया रुक थोड़ी जाएगी, बिल्कुल रुक जाएगी। रेडियो वेव्स कहाँ कहाँ यूज़ नहीं होता, मैंने एक लिस्ट बना रखी है। फिक्स्ड एंड मोबाइल रेडियो कम्युनिकेशन, ब्रॉडकास्टिंग, रडार एंड रेडियो नेविगेशन सिस्टम्स, कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स, वायरलेस कंप्यूटर नेटवर्क्स एंड मेनी अदर एप्लीकेशंस। तो क्या क्या रोकोगे आप? ये सब तो चलो हम आर्टिफिशियली जनरेट करते हैं, लेकिन रेडियो वेव्स नेचुरली भी इमिट होती हैं। रेडियो वेव्स आर बेसिकली जनरेटेड बाय चार्ज्ड पार्टिकल्स अंडरगोइंग एक्सेलरेशन। तो नेचुरली रेडियो वेव्स इमिट होती हैं बाय लाइटनिंग एंड बाय एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट्स सच एज सन, गैलेक्सीज एंड नेबुलास। तो बेटा ये रेडियो वेव्स ट्रांसमिटिंग से रिसीविंग एंटेना तक रोशनी की रफ्तार से पहुंच जाए, इसके लिए तो हमें इन दोनों के बीच में रास्ता साफ रखना पड़ता होगा। ऐसा हमेशा नहीं होता। किस फ्रीक्वेंसी की रेडियो वेव आपने सेंड करनी है, कितनी दूर तक करनी है और कब सेंड करनी है, उनसे आपको 3 मोड्स ऑफ रेडियो वेव प्रोपगेशन मिल जाएंगे। लाइन ऑफ साइट, ग्राउंड वेव एंड वाया आइनोस्फेयर। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के रेडियो फ्रीक्वेंसी रीजन को अगर हम 3 हिस्सों में बांट लें, तो रेडियो फ्रीक्वेंसी रीजन कहाँ तक था, 3 हर्ट्ज़ टू 300 मेगा हर्ट्ज़ का अगर हम लें, ये रेडियो वेव्स कहलाती हैं, और इनको 3 पार्ट्स में हमने डिवाइड कर देना अब बेस्ड ऑन देयर फ्रीक्वेंसी। लेस देन 2 मेगा हर्ट्ज़, रफली 3 to 30 मेगा हर्ट्ज़, और तीसरी होगी अबव 30 मेगा हर्ट्ज़ वाली। तो सबसे पहले बात करते हैं रेडियो वेव्स विद फ्रीक्वेंसी मोर देन 30 मेगा हर्ट्ज़, ये कैसे ट्रैवल करती हैं। सच रेडियो वेव्स ट्रैवल इन अ स्ट्रेट लाइन फ्रॉम ट्रांसमिटिंग टू रिसीविंग एंटेना, जिसे लाइन ऑफ साइट प्रोपगेशन बोलते हैं। अब इसका मतलब ये कतई नहीं है कि बिल्कुल इसको एक साफ सुथरा रास्ता दिखाई देना चाहिए फ्रॉम ट्रांसमीटर टू रिसीवर। ये पास कर जाती हैं थ्रू बिल्डिंग्स, वनस्पति, फॉलिएज एंड अदर ऑब्स्ट्रक्शंस। तो दिस इज़ द ओनली मेथड ऑफ प्रोपगेशन एट फ्रीक्वेंसीज अबव 30 मेगाहर्ट्ज़। Line of sight propagation method is used by cell phones, FM, television broadcasting and radar. ग्राउंड स्टेशंस धरती से बिलियंस ऑफ माइल्स दूर सैटेलाइट्स एंड स्पेसक्राफ्ट से कम्युनिकेट कर सकते हैं।
तो जिस सीमा तक आप धरती और आकाश को मिलते हुए देख पा रहे हैं वो आपका विजुअल होराइजन है, और लाइन ऑफ साइट प्रोपगेशन उतनी ही डिस्टेंसेस तक वैलिड है। लेस देन 2 मेगाहर्ट्ज वाली रेडियो वेव्स प्रोपगेट एज ग्राउंड वेव्स। इस रेंज की रेडियो फ्रिक्वेंसी वेव्स बेंड कर सकती हैं ओवर हिल्स एंड माउंटेन्स और होराइजन के बियॉन्ड प्रोपगेट कर सकती हैं ट्रैवलिंग एज सरफेस वेव्स, जो कि फॉलो करती हैं द कॉन्टूर ऑफ द अर्थ। अब 3 to 30 मेगाहर्ट्ज वाली रेडियो वेव्स प्रोपगेट करती हैं एज स्काई वेव्स। इस फ्रीक्वेंसी की रेडियो वेव्स आइनोस्फेयर से रिफ्लेक्ट होकर वापस आ जाती हैं। आइनोस्फेयर अर्थ की एटमॉस्फेयर में जो कंडक्टिव लेयर्स हैं चार्ज पार्टिकल्स की, आयंस की, उनको बोलते हैं। तो रेडियो वेव्स को अगर एक एंगल पर डायरेक्ट करके अंतरिक्ष में भेजा जाए तो दे कैन रिटर्न टू द अर्थ बियॉन्ड होराइजन। क्योंकि अंतरिक्ष में अदर नेचुरल रेडियो वेव एमिटर्स भी हैं जैसे कि सन, तो स्काई वेव प्रोपगेशन वेरिएबल है एंड इट इज़ डिपेंडेंट अपॉन एटमॉस्फेरिक कंडीशंस। तो ये सबसे ज़्यादा रिलायबल कब होगा? रात में और सर्दियों में। तो रेडियो वेव्स बेसिकली वेव्स हैं जो ट्रांसमिटर ट्रांसमिट कर रहा है और रिसीवर रिसीव कर रहा है। जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। क्लासिकल पिक्चर में ये रेडियो वेव्स ही हैं, लेकिन क्वांटम मैकेनिक्स के नज़रिए से जैसी बाकी की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस हैं, तो आप रेडियो वेव्स को स्ट्रीम ऑफ एलिमेंट्री अनचार्ज्ड पार्टिकल्स कॉल्ड फोटॉन्स बोल सकते हैं। तो ये जो फोटॉन्स हैं उनकी एक फोटॉन की एनर्जी क्या होगी? h न्यू। न्यू क्या है? फ्रीक्वेंसी। और न्यू और वेवलेंथ लैम्डा में क्या रिलेशन है? न्यू इज इक्वल टू c बाय लैम्डा। तो ये आपकी एनर्जी होगी एक फोटोन की। अब ये जो स्पीड है विद विच दिस फोटोन ट्रेवल्स इन वैक्यूम, ये है नियरली इक्वल टू द स्पीड ऑफ लाइट। लेकिन अगर ये रेडियो वेव्स मैटर में पास कर रही हैं तो डिपेंडिंग अपॉन द परमिबिलिटी एंड परमिटिविटी ऑफ द मैटर, इनकी स्पीड थोड़ी स्लो डाउन हो जाएगी। तो ये इतनी सारी रेडियो वेव्स अलग अलग लोग आर्टिफिशियली जनरेट कर सकते हैं। मान लो एक ही टाइम पे सेम एफएम रेडियो फ्रीक्वेंसी पे मैं, तेरी बुआ और तेरी दादी ब्रॉडकास्ट करना चाहते हैं अपना अपना प्रोग्राम। अब इनमें से बता तेरे पापा किसकी सुनेंगे? ताकि डिफरेंट यूजर्स में इंटरफेरेंस ना हो, तो आर्टिफिशियल जनरेशन एंड यूज ऑफ रेडियो वेव्स इज गवर्न्ड बाय लॉ एंड इट इज स्ट्रिक्टली रेगुलेटेड बाय एन इंटरनेशनल बॉडी नोन एज इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशंस यूनियन ITU। तो रेडियो स्पेक्ट्रम को फ्रीक्वेंसी के बेसिस पे डिफरेंट रेडियो बैंड्स में डिवाइड कर दिया जाता है और डिफरेंट रेडियो बैंड्स एलोकेट कर दिए जाते हैं टू डिफरेंट यूजर्स। तो बेटा रेडियो वेव्स की खोज भी तो किसी ने की होगी। जैसे देख तेरे पापा ने मुझे ढूंढा, उसके बाद तेरे रिश्तेदारों के आपस में कितने कम्युनिकेशन बढ़ गए। रेडियो वेव्स सबसे पहले प्रिडिक्ट की गई थी इन 1867 बाय द थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, जो कि प्रिडिक्ट की गई थी बाय स्कॉटिश मैथमेटिकल फिजिसिस्ट जेम्स क्लर्क मैक्सवेल। उनकी जो मैथमेटिकल थ्योरी है जिसको अब मैक्सवेल्स इक्वेशंस भी बोलते हैं, उसमें उन्होंने प्रिडिक्ट किया था जो कपल्ड इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड्स हैं they can travel through space as electromagnetic radiations। तो मैक्सवेल ने ही ये प्रपोज किया था कि जो लाइट है that consisted of electromagnetic wave of very short wavelength। उसके बाद 1887 में जर्मन फिजिसिस्ट हाइनरिक हर्ट्ज ने मैक्सवेल की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को डेमोन्स्ट्रेट किया बाय एक्सपेरिमेंटली जनरेटिंग रेडियो वेव्स इन हिज लैबोरेटरी। यहाँ ये भी शो किया गया कि रेडियो वेव्स लाइट की तरह ही सारी प्रॉपर्टीज़ शो करती हैं, ओबे करती हैं, जैसे कि स्टैंडिंग वेव्स, रिफ्रैक्शन, डिफ्रैक्शन एंड पोलराइजेशन। उसके बाद 1894 से 95 के अराउंड इटालियन इन्वेंटर गुलिल्मो मार्कोनी ने फर्स्ट प्रैक्टिकल रेडियो ट्रांसमीटर्स और रिसीवर्स डेवलप किए। उनको 1909 में नोबेल प्राइज़ इन फिजिक्स मिला अपने रेडियो वर्क के लिए। रेडियो कम्युनिकेशन कमर्शियली स्टार्ट होना शुरू हुआ अराउंड 1900 और 1912 में मॉडर्न टर्म रेडियो वेव्स ने ओरिजिनल नेम हार्ट्जियन वेव को रिप्लेस कर दिया। बेटा रेडियो वेव से तो चलो लाइफ आपस में कनेक्ट होके आसान हो गई, पर जो शरीर को नुकसान होने वाली बातें हैं उसका हम क्या करेंगे? मैं तो सोच के दिमाग खराब हो रहा है। आई नीड थेरेपी। रेडियो वेव्स सरफेस को पेनिट्रेट करके अपनी एनर्जी डिपॉजिट कर सकती हैं इन बायोलॉजिकल टिश्यू। करीब 100 सालों से रेडियो वेव्स का यूज़ हो रहा है इन मेडिकल थेरेपी कॉल्ड डायाथर्मी, दैट इज़ यूज्ड फॉर डीप हीटिंग ऑफ बॉडी टिश्यू एंड इट प्रमोट्स ब्लड फ्लो एंड हीलिंग। मोर रिसेंटली रेडियो वेव्स यूज़ की गई हैं इन हाइपरथर्मिया, जिसमें डायाथर्मी से ज़्यादा टेम्परेचर दिया जाता है बॉडी टिश्यू को
एंड रेडियो वेव्स हैव ऑल्सो बीन यूज्ड टू ट्रीट कैंसर, टू किल कैंसर सेल्स। बेटा आज के लिए ज्ञान बहुत ज़्यादा हो गया, मुझे तो बस रेडियो वेव से बचने के थोड़े से उपाय बता दे। बस तो खैर से कुछ सकते ही नहीं, मुझे बस इतना बता दे कि नुकसान कैसे कम हो, बस ये बता और वीडियो बंद कर दे बेटा। सबसे पहले तो आप अपने सेल फोन्स के साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड करना बंद कर दीजिए। दूसरा, आप अपने फ़ोन का स्पीकर मोड यूज़ कर सकते हैं या हेडफोन्स या ईयरबड्स का यूज़ करें ताकि आपके फ़ोन और सर में पर्याप्त डिस्टेंस बना रहे। वायरलेस ब्लूटूथ डिवाइसेस सच एज हेडफोन्स एंड ईयरबड्स शॉर्ट रेंज सिग्नल्स यूज़ करते हैं जो कि आपके सेल फोन्स के कंपैरिजन में 10 से 400 गुना लो पावर पे रेडियो फ्रिक्वेंसीज ट्रांसमिट करते हैं। जब सिग्नल्स वीक हो तो कॉल्स अवॉइड करें क्योंकि आपके फ़ोन्स इस तरह से डिज़ाइंड होते हैं कि वीक सिग्नल पे ये अपनी रेडियो फ्रिक्वेंसी ट्रांसमिशन पावर को बूस्ट कर देते हैं। कंसीडर टेक्सटिंग रादर देन टॉकिंग, बट डोंट टेक्स्ट व्हाइल यू आर ड्राइविंग। Texting uses a much smaller signal as compared to voice call, resulting in less exposure to radio frequency energy. बाकी looking into the source of radio waves can damage your eyes because आपका आइज़ का लेंस डैमेज हो सकता है हीट अप होने की वजह से। अगर कोई स्ट्रॉन्ग बीम ऑफ रेडियो वेव्स है तो वो पेनिट्रेट कर सकती है आपके आइज़ के लेंस को, जिससे कि वो हीट हो सकता है और ये कैटरैक्ट करवाने के लिए काफ़ी है। बाकी अगर ज़्यादा डर लग रहा है किसी को तो अपने आप को फैराडे केज में बंद कर लें। अरे बंद करो वीडियो, अब कितनी देर से फ़ोन लेके बैठे हो।